कल आप लोगों का पेपर है और आप लोगों की तैयारियां एकदम जोरों शोरों से होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। कल पहला पेपर आपकी भाषा का है हिंदी, और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा राष्ट्रभाषा है आपकी, हमारी है कि नहीं। तो कल आपका पहला पेपर है और आपको अच्छे तरीके से पेपर लिखना है। इसके लिए हम कुछ अच्छे अच्छे टिप्स तरीके लेकर आए हैं। समास आपका जो व्याकरण का विभाग है, हिंदी माध्यम के पेपर में जो विभाग आता है वो समास, क्या तो समास जो है उसे हम देखेंगे। पहले हमें समास का मतलब पता होना बहुत जरूरी है कि समास मतलब होता क्या है और समास में हमें क्या क्या करना है, और समास को पहचानना कैसा है, समास के प्रकार क्या है, और पहचान कर उसके प्रकार को लिखते समय कौन सी चीज ध्यान में रखनी है। अब देखिएगा आपके पैनल पर, आपके सामने बोर्ड पर आपको कुछ शब्द दिखाई दे रहे हैं। समास, समास की परिभाषा दिखाई दे रही है। अब देखिएगा परिभाषा में क्या कहा गया है, समास का मतलब क्या होता है और समास बनता कैसे, समस्त पद, पूरा एक पद तैयार कैसे। समास का मतलब होता है समस्त पद, क्या मतलब बना हुआ वो पूरा एक ऐसा शब्द जिसका कोई अर्थ होता है। देखिए दिया गया है, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास पद कहते हैं, समस्त पद कहते हैं। क्या कहते हैं, इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास होने पर बीच की विभक्तियां, क्या बीच की विभक्तियां, शब्दों तथा और आदि अवयवों का लोप हो जाता है। शब्दों का तथा और कोई शब्द है उसके अंदर, वो क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। लोप होना मतलब गायब हो जाना, लुप्त हो जाना, हट जाना। समास के अंदर जो विभक्ति होती है, विभक्ति मैंने बताया था आपको, कारक के चिन्ह, काकी के, नानी ने, रारी रे के, लिए के, सिए, द्वारा, पर, में, आ रहा है, ये है विभक्ति। क्या है विभक्ति। और समास में भी क्या होता है, ये विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं, दिखाई, जैसे कि आप देख सकते गंगा का जल दिया है ना, गंगा का समास बरे, गंगा का जल का समास शब्द क्या होगा, गंगा जल, क्या, लेकिन लिखते समय हम कैसे लिखते हैं, गंगा का जल, लेकिन बोलते समय गंगा जल, बराबर है। इसके अंदर का क्या हो गया, विलुप्त हो गया, समझ में आ रहा है। और इसको अगर हम बोले तो ये कौन सा हो गया, कौन सा समास, समझ में आया। देखिए और अभी हम अच्छे तरीके से को समझेंगे। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया आपको, उसके बाद दिया समास होने पर गंगा और जल मिलकर एक पद बन गए। गंगा और दोनों मिलकर क्या बने हैं, एक पद, एक शब्द, एक समासिक शब्द बना है। बीच की विभक्ति का लोप हो गया है। बीच की विभक्ति क्या हो गई है, गुम हो गई है, दिखाई, बोलते समय हम उसे बोल, लेकिन हम उसे लिखते समय लिखेंगे तब हमें समास पता चलेगा। देखिएगा दिया गया, अब इस प्रकार समाज के निम्नलिखित विशेषताएं, इस प्रकार समाज को पहचानने की, समाज को समझने की निम्नलिखित अनेक विशेषताएं, अनेक बातें, अनेक खास बातें हमें पढ़नी है। देखिएगा समास में दो पदों का योग होता है, दो पद होते हैं, जैसे कि अभी हमने यहां पर देखा, क्या देखा, क्या देखा हम लोगों ने यहां पर, गंगा जल, ये दोनों मिलकर क्या बना, गंगा जल, बराबर है। मतलब यहां पर क्या थे, दो अलग अलग पद थे, दिया ना। समास में दो पदों का योग होता है, योग मतलब मिलन, क्या होता है, मिलन। दूसरी बात, ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, दो पद मिलकर एक पद का रूप धारण कर लेते हैं, दो मिलकर एक बन जाते हैं। दो अलग अलग पद जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। आगे देखिएगा, दो पदों के बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है, गायब हो जाती है, दिखाई नहीं देती, वो हम बोलते समय बोलते नहीं है। तीसरी बात, चौथी बात क्या है, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान होता है, क्या होता है ये, तो कभी दूसरा पद, समझ में आ रहा है। क्या दिया गया है, पदों में, दो पदों में कभी पहला पद प्रधान और कभी दूसरा पद प्रधान होता, और कभी कभी दोनों पद, जैसे कि लंबोदर, इसमें दोनों पद है ना, और नाम किसका आ रहा है, तीसरे व्यक्ति का, तीसरी की विशेषता आ रही है, तो ये क्या होता है, बहुव्रीहि समास। समझ में आया, समझ गए। इसमें दोनों पद महत्व होते हैं,
कभी कभी पहला वाला महत्व होता है, कभी कभी दूसरा वाला होता है और कभी कभी दोनों होते हैं। और इन तीनों का प्रकार समास अलग अलग है। देखिएगा दिया गया है। पांचवा प्रकार क्या दिया है, संस्कृत में समास होने पर, संस्कृत के शब्द भी आते ना समास में, आते ना। संस्कृत में समास होने पर संधि अवश्य होती है। क्या होती है, उसके अंदर संधि, संधि भी वही होती है ना, दो शब्द जुड़कर, याद आ रहा है, संधि, संधि अवश्य होती है। किंतु हिंदी में ऐसी विधि नहीं है, लेकिन हिंदी में इस विधि को अपने को उपयोग में नहीं लाना है। लेकिन संस्कृत शब्द हमें समास के अंदर आते हैं, उनका हमें समास पहचानना पड़ेगा। अब आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया है आपको, आगे आपको दिया गया है किस प्रकार से समास दिया ना, समास विग्रह, समास पदों का, समास का विग्रह, समस्त पदों का पृथक 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 करके लिखने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अलग करना, पृथक करना मतलब अलग करना, दोनों को एक दूसरे से अलग करना, उसे समास विग्रह कहते हैं। उदाहरण यदि हम देखते हैं, उदाहरण आपके सामने दिया गया है, गंगा जल, समस्त पद के अंग को शक्कर देने के बाद वो दो अलग हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, अलग करने के बाद एक हो जाता है गंगा और एक होता है जल, बराबर है कि नहीं, दोनों क्या हो गए। जब दोनों को अलग करना मतलब विग्रह करना, क्या करना, जैसे हम संधि का विग्रह करते हैं वैसे समास का भी क्या करते हैं, विग्रह करते हैं, समास को भी अलग करते हैं। देखिए आगे दिया गया, समास विग्रह को इस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, जैसे गंगा जल, गंगा प्लस जल, गंगा का क्या दिया, घुड़सवार, क्या, घोड़े, घुड़ मतलब घोड़ा और सवार मतलब घोड़े पर, समझ में आया, घुड़ सवार, घोड़ सवार, बराबर है, घोड़े पर सवार। उसके बाद दिया चंद्रमुख, क्या, चंद्र सा मुख, हुआ कि नहीं, चंद्रमुख बोलते समय हम ऐसा बोलते, लेकिन लिखते समय कैसे बोलते, चंद्र सा मुख, समझ में आया। आगे देखिएगा, आगे क्या दिया गया आपको, समास के भेद, क्या दिए है, समास के भेद, समास के भेद अब कौन सा है, हमें समास के कितने भेद पढ़ने, चार है। देखिएगा समास के चार भेद है, कितने भेद है, समास के कितने प्रकार है, चार प्रकार है। पहला प्रकार कौन सा है, अव्यभावी, क्या, दूसरा है तत्पुरुष, इसमें हम लोगों को कितने पढ़ने हैं, दो पढ़ने हैं, कौन से, कर्मधारी देखो, समझ में आया। उसके बाद हमारा तीसरा है बहुव्रीहि समास, कौन सा, और उसके बाद है द्वंद्व समास, क्या, ऐसे हमें समास के कितने प्रकार है, चार प्रकार है। पहला प्रकार है अव्यभावी, दूसरा है तत्पुरुष, तीसरा है बहुव्रीहि समास और चौथा है द्वंद्व समास। कौन सा समास, द्वंद्व। ऐसे हमें समास के कितने प्रकार पढ़ने हैं, चार प्रकार पढ़ने, उसमें उसके कुछ उप प्रकार भी पढ़ने हैं, बराबर है कि नहीं, समझ में आ रहा है समास का। अब यहां पर अब हम लोगों को ये प्रकार पढ़ने के लिए पहले हमें समझना होगा कि समास को जानना कैसे है। यहां तक तो हमने समझा। आगे देखिए, आगे क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, देखिए आगे दिया हुआ है आप लोगों को सुंदर सा अव्यभावी समास। समास का पहला टॉपिक अव्यभावी समास, अव्ययी। देखिएगा क्या दिया गया, परिभाषा दिए, जिस समास का पहला शब्द, जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो, क्या हो, अव्यय और सव्य पढ़ा है। अव्यय में क्या क्या आता है, क्रियाएं आती है, यानी क्रिया विशेषण, संबंध सूचक है कि नहीं, संबंध सूचक और समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक आता है ना। जब अगर जिस समास का पहला शब्द अव्यय हो उसे अव्यभावी समास कहते हैं। इसका पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है, प्रधान मतलब मुख्य होता है। इसका पहला पद क्या होता है, मुख्य, प्रमुख होता है, वही मेन होता है। इसके आरंभ में अव्यय होने के कारण, आरंभ में ही क्या होता है, अव्यय होता है, क्या होता है, अव्यय होने के कारण ही इसे अव्यभावी कहते हैं। मतलब कि अव्यभावी समास में जो पूर्व पद होता है, पूर्व पद मतलब जो पहला पद होता है, कौन सा पद, पहला पद, पूर्व पद मतलब इसे कहते हैं। ये जो है ये पूर्व पद है, क्या है, पूर्व पद। और ये है, ये वाला कौन सा है, उत्तर पद, कौन सा, ये वाला उत्तर और ये पूर्व। देखिए इसके प्रारंभ में अव्यय होने के कारण, प्रारंभ में क्या होता है, अव्यय होने के कारण ही अव्यभावी कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने से समस्त पद भी अव्यय हो जाता है। पहला पद
अव्यय होने की वजह से पूरा का पूरा क्या हो जाता है, अव्यय हो जाता है। देखिएगा समस्त पद समास दिया गया है, कुछ उदाहरण हम देखेंगे। देखिएगा क्या दिया, इधर दिया गया है हमें समस्त पद समास और विग्रह किया गया है। देखिएगा गली गली, क्या है गली गली, क्या है क्रिया है ना, क्या अव्यय है ना ये, तो क्या है गली गली, तो इसका विग्रह कैसे होगा, प्रत्येक गली। समझ में आया, इसलिए ये कौन सा है, अव्ययी भावी समास। उसके बाद दिया गया है हाथों हाथ, क्या हाथों हाथ, ये क्या है, एक बराबर अव्यय है ना, ये क्रिया है ना, इसीलिए इसका विग्रह किया तो कैसे हुआ, हाथ से हाथ। समझ में आया, जब ऐसे कुछ शब्द होंगे तो कौन सा समास होगा, अव्ययी भावी समास। कौन सा, अब आगे देखेंगे तो हमें और अच्छे से पता चलेगा और क्या क्या होता है इन समासों के अंदर। देखिएगा पता चलेगा हमें, दिख रहा है। हाँ अब देखिएगा हमें कुछ समास दिए गए हैं, समस्त पद समास और विग्रह दिया गया है। अब देखो दिया हुआ है दिनों दिन, दिन ही दिन में, बराबर है, दिनों दिन, दिन ही दिन में, और जितने में आपके सामने दिए गए हैं यही आपको बोर्ड में आएंगे, यही आएंगे, इसके अलावा नहीं। अव्यय भावी के इतने सारे मैंने निकाल कर जो दिए हैं वही आएंगे। देखिए दिया गया दिनों दिन, दिन ही दिन में, आजीवन, जीवन पर्यंत, बराबर है, हाँ जीवन तक, जीवन पर्यंत। हाँ उसके बाद दिया गया है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, अजन्म, जन्म से लेकर, अमरण, मरण तक, अमरण मरण तक, असमुद्र, समुद्र पर्यंत, असमुद्र मतलब जहां तक समुद्र है वहां तक। उसके बाद दिया यथाविधि, क्या विधि के अनुसार, यथाविधि मतलब विधि के अनुसार। उसके बाद दिया गया आपको यथाशीघ्र, हाँ यथाशीघ्र क्या मतलब जितना शीघ्र, क्या उसके दिया है प्रत्येक, प्रत्येक वर्ष दिया है ना, दिया है ना, प्रत्येक दिया है, क्या प्रत्येक, प्रत्येक प्रति, सॉरी हाँ सॉरी, यहां पे दिया गया प्रत्येक, तो दिया है प्रत्येक। उसके दिया है प्रत्येक वर्ष मतलब प्रति वर्ष, प्रत्येक वर्ष, क्या प्रत्येक वर्ष। आगे दिया है प्रतिदिन, क्या मतलब प्रत्येक दिन, हर दिन। उसके बाद दिया गया आपको प्रत्यक्ष, क्या प्रत्यक्ष मतलब आंखों देखा, आंखों देखा भी हम बोल सकते हैं उसे, आंखों के सामने, आंखों के सामने आंखों देखा। उसके बाद दिया आपका बेकाम, क्या बिना काम के। उसके बाद दिया बेखटक, क्या खटके के बिना, बिना किसी खटके के बोलते ना, बेखटक बिना किसी खटके के, खटक के बगैर। आगे दिया गया है उसके बाद भर पेट, क्या उसका विग्रह क्या होता है, पेट भर के, क्या पेट भर के। उसके बाद दिया गया है निडर, क्या निडर का क्या होता है, डर से रहित, न डरने वाला। समझ में। उसके बाद क्या दिया, यथा समय, समय के अनुसार, यथा समय। उसके बाद दिया हुआ है आपको निसंदेह, क्या संदेह रहित, क्या उसके बाद दिया आपको साफ साफ, क्या साफ साफ मतलब बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल। उसके बाद दिया गया रातों रात ही रात में, रात ही। उसके बाद आपको दिया हुआ है क्या, यथामति, क्या मतलब मति के, मति मतलब बुद्धि के अनुसार, उसे इसलिए बोलते मति के अनुसार। उसके बाद दिया है हर घड़ी, प्रत्येक। उसके बाद दिया है निर्दयी, दया रहे, निर्दयी बोलते हैं ना जिसके अंदर दया, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, दया रही। ऐसे आपको क्या आने वाले बेटा, समास, क्या है अव्यभावी, क्या अव्यभावी में जितने भी आप अभी जितना भी हमने यहां पर देखा, जितने भी चीजें हमने यहां पर पढ़ी बेटा, सबका जो पूर्व पद था, क्या था वो पूर्व पद, पूर्व पद जो भी था। अभी समझिए यहां पे हम शुरुआत में देखते हैं, शुरू देखते हैं। देखिए पूर्व पद में हमें क्या दिया गया है, जो पूर्व पद पहला है ये क्या है, दिन, मतलब क्या है ये बेटा, क्रिया, मैंने ना दिन, कल, परसों, आज, ये सब क्रिया है ना। इधर ये पहला पद जो है पूर्व पद क्या है, प्रधान है ना, और क्या है वो क्रिया है, क्रिया मतलब अव्यय है, क्या है
इसीलिए ये पूरा पद क्या हो गया? अव्यय। क्या बन गया? इसीलिए ये बन गया अव्यभावी। क्या? अव्यभावी को पहचानने का आसान तरीका यही है कि इसमें जो पहला पद होता है क्या होता है? अभी जी आजीवन, जीवन तक। जीवन क्या है? ये अव्यय ना, अव्यय है ना जीवन। अभी देखिएगा यथा, यथा का मतलब क्या होता है? अव्यय है वो। हाँ, आजन्म अव्यय है। अमर, अमरण है ना, तो यहां पर अम लिखा है ना, ये क्या है? एक तरह से अव्यय है। क्या है? उसके बाद दिया है आस, दिया है ना, असमुद्र दिया है ना। मतलब इसके जितने भी पहले पद हैं बेटा, पहले जितने भी, वो सब क्या है? अव्यय है। क्या है? अव्यय। देखने का कि पहला पद क्या है? अव्यय है। और उसका विग्रह करते समय अगर आ रहा है इस प्रकार, जैसे यहां पर दिया गया है आपका प्रत्येक, दिया है ना, तो प्रति एक। उसके बाद अगर दिया गया है आपको बेकाम, बेकाम, तो क्या होगा? बिना काम के। दिया है कि नहीं? शब्द ध्यान देना है। अभी तक हमने ये जितने पढ़े, इसी में से आपको आपके पेपर में शब्द दिए और आपको विग्रह करना है और उसका नाम लिखना है, उस समास का नाम लिखना। आपको शब्द दिया होगा, आपको समासिक पद दिया होगा, समस्त पद आपके सामने आपके पेपर में होगा, आपको उसका विग्रह करना होगा और आगे उसका प्रकार, उसके नाम का प्रकार लिखना होगा कि वो कौन सा समास का प्रकार है, नाम है। समझ गए? ये है हमारा कौन सा? अव्यभावी। अव्यभावी में कौन सी बातें ध्यान रखनी है आपको? पहली चीज ये कि पूर्व प्रधान होता है, दूसरी चीज वो अव्यय होता है और इसके अंदर इसका पूरा पद, पहला अव्यय होने की वजह से पूरा पद अव्यय हो जाता है। और समास करते समय हम उसके अंदर की गहराई को, सच्चाई को क्या करते, बताते। समझ में आया? पक्का? आगे चले। आगे हमारा क्वेश्चन जो है, अगला टॉपिक जो है हमारा क्या है बेटा? क्या है? तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष। क्या? अब सर तत्पुरुष का मतलब क्या होता है? एक तो हमने अव्यभावी पढ़ा, अव्यय का मतलब कि पहला पद अव्यय होता है। अब यहां पर तत्पुरुष में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कौन सा पद? उत्तर पद। कौन सा पद? देखिएगा, जिस समास में कौन सा पद, कौन सा पद? उत्तर पद। देखो, जिस समास में उत्तर पद, कौन सा पद? उत्तर पद मतलब लास्ट। समझ गए? उत्तर पद। कौन सा पद? उत्तर पद। देखिएगा, उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौण हो। गौण मतलब उसको जुड़ा हुआ, उसके साथ कौन होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता। जब समास विग्रह करते तब विभक्ति दिखाई देती है, लेकिन जब वो एक साथ आ जाता है तो विभक्ति क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? हट जाती है। क्या हो जाती है? हट जाती है, समास से वो निकल जाती है। देखिए दिया गया है क्या होता है? समास होने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। कारक तथा अन्य आधार पर तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद है। किनके कारण? और तत्पुरुष में सब क्या आते हैं? कारक आते हैं। क्या आते हैं? तत्पुरुष में सब कारक आते हैं। सब कारक, जो कारक हम पढ़ा है ना हमने, है कि नहीं? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बराबर, ये सब आपने पढ़ा है कि नहीं? तत्पुरुष में कारक होते हैं। तत्पुरुष में क्या होते हैं? कारक होते हैं। समझ में आया? अब देखिएगा यहां पर जो दिया गया है कि तत्पुरुष के निम्नलिखित भेद है, जिसके पूर्व पक्ष में कर्म करके करने की विभक्ति का लोप हो जाता है। जब हम लोग लिख रहे हैं, समाज को पहचान रहे हैं, तो क्या जिस पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति हो जाती है, कर्म दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कर्म दिखाई देता है। अब यहां पर कर्म का लोप हो जाता है, वो कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है वो? कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग अब? आप कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष में पहला वाला कौन सा? कर्म तत्पुरुष। और कर्म तत्पुरुष को पहचानने के लिए क्या है कि इसके अंदर जो होता है वो कर्म कारक होता है। क्या होता है? कर्म कारक का क्या चिन्ह है? विभक्ति को। क्या है? कर्म का क्या है? कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्या?
को है विभक्ति, और दिया जिसके पूर्व पक्ष में कर्म कारक की विभक्ति का लोप होता है। कर्म कारक के विभक्ति जो गायब हो जाती है वहां पर कर्म तत्पुरुष होता है। क्या होता है? कर्म तत्पुरुष। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, समस्त पद मतलब समास दिया है और समास का विग्रह किया गया है। अब यहां पर देखिए स्वर्ग प्राप्त, क्या यहां पर जो है ये मेल है ना, खाली मैं स्वर्ग लिखूं तो मुझे अर्थ समझ में, लेकिन उसको प्राप्त बोलूं तब समझ में आता है स्वर्ग को। यहां की विभक्ति क्या है? को, इसीलिए ये कर्म दिख रहा है ना, स्वर्ग को प्राप्त। कर्म पता चल रहा है कि नहीं? हाँ, स्वर्ग को प्राप्त। उसके बाद दूसरा दिया है, क्या है? आशातीत। क्या? आशातीत मतलब आशा को लांग कर गया हुआ। कर्म है ना, आशा को लांग कर गया हुआ। यहां पर विभक्ति क्या है? को, इसीलिए को कर्म को दर्शा रही है, इसीलिए ये क्या है? कर्म तत्पुरुष। कौन सा? समझ में आया? समझ रहा है ना? आगे देखिए तीसरा दिया गया है आपका, क्या दिया हुआ है? मरणासन। क्या मतलब मरण को पहुंचा। मरण क्या है? कर्म है ना, पहुंचा हुआ वो क्या हो रहा है? कर्म हो रहा है ना। हाँ, यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर भी को है, क्या है? उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है परलोक गमन, मतलब परलोक को गमन। गमन का मतलब होता है जाना। ग्रामगत, जहां पर को आएगा, क्या आएगा? को आएगा, वहां पर होगा, क्योंकि हमने कारक में कारक का चिन्ह, कर्म में हमने कारक में हमने देखा था कर्म का विभक्ति चिन्ह क्या है? को। क्या समझ गए? पक्का? आगे चले, आगे देखिए आगे क्या दिया गया। आगे और दिया है कर्ण। क्या दिया है क्या नहीं? कौन सा कारक है आपके सामने अभी? कर्ण तत्पुरुष। क्या? अब कर्ण तत्पुरुष में हमने कारक में देखा था कर्ण का क्या है? से। क्या है? से है, मालूम है आपको? से बराबर है। से अगर आया हुआ है, विभक्ति करते समय से आ रहा है, और जब हम लोग पद बोलते हैं तो से लुप्त हो जा रहा है, तो वो क्या होगा? कर्ण तत्पुरुष। क्या? तत्पुरुष में सारे कारक है। तत्पुरुष में क्या है? कारक है, जो हमने पढ़े थे। क्या पढ़े थे? पढ़े थे ना हमने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, बराबर। आगे देखिएगा, अब हम इसकी परिभाषा देखेंगे। जहां पूर्व पक्ष में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, पूर्व पक्ष में कर्ण कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, दिखाई ना दे, वहां पर कर्ण कारक होता है। कौन सा कारक होता है बेटा? कर्ण कारक। कौन सा कारक? कर्ण कारक। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलेंगे। दिखाई दे रहा है? बराबर। देखिएगा, समस्त पद विग्रह, समझ में आ रहा है? अब यहां पर देखिए तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, बराबर है। यहां पर ध्यान दीजिए दिया गया है तुलसी। अगर हम खाली ये बोले तुलसी तो हमें समझ गए, समझेगा क्या? तुलसी, तुलसी एक पौधे का भी नाम है, एक संत का भी नाम है, तुलसी एक सोसाइटी का भी नाम। लेकिन जब हम ऐसे बोलते तुलसी कृत, मतलब कि कोई तो है जिसने कुछ किया है, लिखा, उसके द्वारा किया गया कार्य, बराबर है। तो उसको विभक्ति करते समय क्या लिखते? तुलसी द्वारा, मतलब तुलसीदास द्वारा या तुलसी नामक व्यक्ति द्वारा। द्वारा भी किसमें आता है बेटा? कर्ण कारक में। किसमें? द्वारा भी आता है। क्या आता है? देखिए यहां पर दूसरा दिया रोग मुक्त, रोग से, बराबर। खाली मैं ऐसा बोलूं रोग तो समझ में आएगा। जब मैं ऐसा पूरा बोलता हूं रोग मुक्त, तब आपको पता चलता है कि किसी बीमारी से मुक्त। तो बोलते समय हम क्या लिखते हैं? रोग से मुक्त, बराबर है। और कर्ण उसमें ना कारण है ना, कारण क्या है? से, रोग से, भूख मरा, कारण है ना, भूख से मरा, समझ में? उसके बाद दिया भयाकुल। क्या मतलब? भय से आकुल, बराबर। उसके बाद दिया हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ। उसके बाद दिया रेखांकित। क्या? रेखा से अंकित,
उसके बाद दिया है कष्ट साध्य, क्या? कष्ट से साध्य, कष्ट से। उसके बाद दिया है तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित। जब किसी व्यक्ति का नाम आकर कृत दिया जाता है, रचित दिया जाता है, तो उसमें हम द्वारा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? द्वारा भी कर्ण है, क्या है? आगे देखिएगा, उसके बाद आपको दिया गया आगे, आगे देखिए दिया क्या दिया है? स्वरचित, अपने आप स्वरचित मतलब अपने मन माना, मन से माना। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मन गढ़ित, मन से गढ़ा, मन से। उसके बाद दिया मद माता, मद मतलब मद से मस्त। मद का मतलब होता है दारू, मदिरा, समझ में आया? मद मस्त मतलब नशे में धुत। मद का मतलब होता है शराब, क्या होता है? शराब। मद माता, मद से मस्त, समझ में आया? आगे देखिएगा, उसके बाद हमारा तीसरा क्या है? संप्रदान। क्या? संप्रदान क्या है? कारक में विभक्ति क्या है इसमें? को के लिए, को के, है ना? को के लिए, समझ में आया? अब यहां पर ध्यान दीजिए, जहां समास के पूर्व पक्ष में, समास के पूर्व पक्ष में, कौन से पक्ष में? पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष में संप्रदान की विभक्ति का लोप हो जाए, क्या हो जाए? संप्रदान की विभक्ति का के लिए लोप हो जाए, वहां संप्रदान तत्पुरुष है। कौन सा? अब यहां पर ध्यान दीजिए, समस्त पद दिया है, समास दिया है, विग्रह करना है और उसका प्रकार आपको लिखना है। आप क्या लिखेंगे? युद्ध भूमि, तो क्या है? युद्ध के लिए भूमि, बराबर है ना? संप्रदान बताया ना मैंने, बताया था कि नहीं? क्या करना? दान करना, किसी को देना, बराबर है? तो ये किसके लिए? भूमि किसके लिए? देखो दिया है ना, युद्ध के लिए भूमि, यहां पर क्या है? के लिए, समझ में आ रहा है? उसके बाद दिया गया है देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। उसके बाद दिया है हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। उसके बाद दिया है देव बलि, देवताओं के लिए बलि। हथ घड़ी, हाथ के लिए घड़ी। रसोई घर, रसोई के लिए घर। क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। विद्यालय, समझ में आ रहा है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। राह खर्च, राह के लिए खर्च। पाठशाला, देश प्रेम। माल गोदाम, गुरु दक्षिणा, डाक गाड़ी। यहां पर विभक्ति क्या आई है बेटा? के लिए। क्या आई है? आप देख सकते हैं, सबको दर्शाया गया है यहाँ पे, कोई ना कोई कारण है। क्या है? यहाँ पर जो पूर्व पद है उसके अंदर आने वाला के लिए लुप्त है, इनको लगाने के बाद ही इनका विग्रह हो रहा है, इसीलिए ये कौन सा समास है? संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष, समझ में आया? तत्पुरुष में हमने तीसरा पढ़ा। अब हम आगे की तरफ चलेंगे। आगे क्या है? अपादान, अपादान तत्पुरुष। कौन सा पुरुष? अपादान तत्पुरुष में हम लोगों को पहला क्या दिया हुआ है? अपादान का मतलब होता है अलग होना। अपादान मतलब देखो दिया, जहां आपादान कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, आपादान तत्पुरुष समास कहलाता है। मतलब कि किसी चीज का क्या होना? अलग होना। और आपादान का हमने क्या देखा था बेटा? से। क्या है इसका विभक्ति चिन्ह? से आता है ना? अभी देखिएगा दिया गया है भयभीत, भय से भीत। उसके बाद दिया है देश निकाला, पथभ्रष्ट, आशातीत, धर्म भ्रष्टा। इसमें हमें पता चलेगी कि कोई चीज किसी चीज से, यहां पर यही दिखाई दे रहा है ना, भय से भीत मतलब भय से, देश से, पथ से, आशा से और धर्म से
मतलब कि यहाँ पता चल रहा है हमें कि यहाँ पर जो ये है क्या बोलते हैं इसको संप्रदान जो है मतलब क्या हो रहा है वो विभक्त हो रहा है, अलग हो रहा। समझ में आया? पक्का? कोई समस्या है? नहीं ना? आगे चले, आगे देखते। आगे हमारा क्या पेज है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या दिया गया है? समस्त पद विग्रह, बराबर है। यहां पर ध्यान दीजिए, धनहीन, जन्मांध, ऋण मुक्त, यहां पे सब पर क्या आया हुआ है बेटा? से आया हुआ है। क्या आया हुआ है? अब इसके बाद हमारा तत्पुरुष का आता है तो पांचवा प्रकार। कौन सा प्रकार? पांचवा कौन सा है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या है? विभक्ति चिन्ह, काके की, नाने नी, रारे री, क्या है ना? इससे क्या होता है? विभक्त होता है, अलग होता है। यहां पर ध्यान दीजिए, जहां संबंध कारक की विभक्ति का लोप हो जाए, संबंध को दर्शाने वाली बात लुप्त हो जाए, वहां संबंध तत्पुरुष होता है। यहां पर आपको समास दिया गया है, पद दिया गया है, देखिएगा, राजसभा, ये आया कि नहीं? और हम लोग जानते हैं कि संबंध में क्या आता है? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, आता है कि नहीं? ये अगर आया हुआ है तो ये होगा तत्पुरुष का कौन सा? संबंध तत्पुरुष समास। यहां पर हमें संबंध पता, पूर्व पद का अपना जो बोलते उत्तर पद का पूर्व पद के साथ संबंध पता चलता है। यहां पर प्रधान क्या है? सभा, सभा है ना, लेकिन आगे क्या लग गई है? तो हम लोगों को तब समझ में आ रहा है, राज्य सभा मतलब राज्य की, राजा की सभा। आगे देखिएगा, युद्ध क्षेत्र, युद्ध का, उसके बाद दिया है जलधारा, जल की आया क्या? सेनापति, सेना का। आगे दिया है पराधीन, पर के अधीन, के आया क्या? पर के अधीन। उसके बाद दिया है राजकुमार, राजा का देशवासी। आगे दिया है लखपति, लाखों या लाख या लाखों रुपयों का पति, लाखों रुपयों का पति। लखपति मतलब लाखों लोगों का पति, लाखों रुपयों का पति, है कि नहीं? यहां पे देखो, इसलिए यहां पे लिखा है लाखों रुपयों का पति, मतलब लाखों रुपयों का पति। आगे देखिएगा, उसके बाद क्या दिया है? राजमाता, राजा की माता। उसके बाद दिया है आज्ञा अनुसार, आज्ञा के, समझ में आ रहा है? उसके बाद दिया गया है राजपुरुष, क्या? राजा का लोकसभा, लोक की। और दिया है जल प्रवाह, क्या? जल प्रवाह दिया है ना, तो क्या है? जल का। उसके बाद दिया है घोड़दौड़, घोड़ों की दौड़। उसके बाद दिया है सेना नायक, प्रजापति, प्रजापति। समझ में आया कि नहीं? समझ रहे? ये है इसके अंदर। अगर का, की, के आया है और उत्तर पद, उत्तर पद मुखिया है, प्रधान है, क्या है? इसको पढ़ने के बाद ही इसमें का अर्थ समझ में आता है, तब जाकर क्या होता है? ये कौन सा तत्पुरुष है? ये तत्पुरुष में यही मेन होता है, ठीक है? समझ में आ रहा है आपको? कोई समस्या है? आगे देखिएगा, यहाँ पर आगे हम लोग को और पढ़ना है। अगला हमारा क्या है? अधिकरण। क्या? अधिकरण मतलब हम लोग को जगह पता चलती है ना कारक में, कारक में प्लेस का पता चलता है, मतलब वो समझ गए? मैंने कहा ना तत्पुरुष समास में सब कुछ कारक है। क्या है? यहाँ पर क्या होता है? कारक के विभक्ति क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, दिया गया अधिकरण। कौन सा? अधिकरण में क्या है बेटा? देखो,
जहां अधिकरण कारक, कौन सा कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप तो हो जाता है, वहां अधिकरण तत्पुरुष होता है। कौन सा तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कौन सा, यहां पर समास पद दिया है, विग्रह किया गया है। अब यहां पर अधिकरण में क्या आता है, में पर, क्या, में पर विभक्ति चिन्ह है, क्या है, स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न जो है वो कौन सा पद है, उत्तर पद। समझ में आया, जब हम लोग स्नेह बोलते तब समझ में आता है कि वो स्नेह में मग्न है। स्नेह में विद्या प्रवीण, विद्या में ध्यान मग्न, ध्यान में ग्राम वास, डिब्बे में बंद, डिब्बा बंद बोलते ना हम, तो क्या उसका लिखते हैं, डिब्बे में देशाटन, देश में अटन, पुरुषोत्तम दिया ना, पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में सिर दर्द, सिर में दर्द, युद्ध वीर, युद्ध में वीर, शरणागत, कला निपुण, दानवीर, व्यवहार निपुण, घुड़सवार, घुड़सवार आएगा, घोड़ा दौड़ आएगा तो अलग, और घुड़सवार आएगा तो, घोड़ा दौड़ में क्या था, इससे पहले क्या पढ़ा था हमने, घोड़े की दौड़, संबंध था ना, इससे पहले हमने पढ़ा घोड़ों की दौड़, घोड़ों की, क्योंकि घोड़ दौड़ मतलब घोड़ों की, और यहां पर आया है घुड़सवार मतलब घोड़े पर, कंफ्यूज होना, घोड़ दौड़ आया तो क्या होगा, संबंध घोड़ों की दौड़ और घुड़सवार घोड़े पर, तो क्या है यहां पर, दोनों का अलग अलग तत्पुरुष ही है, लेकिन वो है संबंध तत्पुरुष और ये है, समझ में आया, पक्का। आगे देखिएगा, बड़े सुंदर तरीके से आगे भी दिया गया है, देखिए आगे क्या दिया गया है, आगे आपका यहां पर खत्म, आगे और दिया गया है, हाँ, कार्य कुशल, कार्य कुशल, कार्य में आप बीती आया है कि नहीं, दिया है ना, क्या दिया है, आप पर बीती हुई, कुल श्रेष्ठ, में और पर आता है तो वो होता है अधिक, अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आ, उसके बाद हमारा आता है कई बार समास के मध्य, अब यहां पर भी ध्यान दीजिए, कई बार समास के मध्य से कई शब्द ही लुप्त हो जाते, शब्द ही क्या हो जाते, लुप्त हो जाते। कई बार ऐसा होता है कि समास के अंदर के शब्द ही लुप्त हो जाते हैं, तो वो क्या होता है, बैल से खींचे जाने वाली गाड़ी, अब इतने शब्द दूर हो गए कि नहीं, से खींची जाने वाली, ये लुप्त हो गए ना, क्या हो गई, ये लुप्त हो गए, डायरेक्ट क्या आ गई, पानी से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, माल ढोने वाली गाड़ी, वन में रहने वाला मानव, वन मानुष, बराबर है, दही में डूबा हुआ वड़ा, दही में डूबा हुआ वड़ा बोलते क्या हम, दही वड़ा, लेकिन उसमें के बहुत सारे शब्द लुप्त हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं, समझ में आया, पक्का। तो ये भी किस में आते हैं, समझ में आया, इसमें कई बार शब्द क्या हो जाते हैं, लुप्त हो जाते। उसके बाद हमारा तत्पुरुष में जो आखिरी है वो है कौन सा है, ये तृण तत्पुरुष, क्या, हाँ, इसमें नेगेटिव आता है, हमेशा शुरू में क्या आता है, नेगेटिव, न ना, क्या आता है, न ना, नेगेटिव होता है, ये क्या होता है, इसमें हमेशा शुरू में ही क्या आएगा, न ना नहीं, देखो दिया गया है,
अभाव, अभाव मतलब कमी, कमी, अभाव। निषेध, निषेध मतलब नेगेटिव, निषेधार्थक याद आ रहा है, निषेध की सूचना कराने वाले अ का आना, किसका आना, अ या अन, क्या अ या अन लगाकर पितृ तत्पुरुष होता है। समझ में आया? यहां पर देखिए अधीर, अभी आपको दिया गया ना यहां पर अधीर तवा। देखो यहां पर अगर मैं धीर ही बोलूं, अ ना बोलूं, इसमें सब में अ आया है, और विग्रह करते समय क्या आता है उसमें, ना ना ना। समझ में आया? देखिए दिया गया है सब अ और अन आता है, शुरू में क्या आता है इसमें, इसके पूर्व पद में क्या आता है अ, और उत्तर पद में क्या आता है प्रधान। क्या होता है ये, प्रधान। क्या होता है ये, प्रधान। ये प्रधान है कि नहीं, और ये क्या आया हुआ है अ, याद रखिएगा जहां अ आया हुआ है वो नेत्र तत्पुरुष। क्या देखिएगा, अधीर, नधीर, अयोग्य, नयोग्य, असत्य, जो सत्य न हो, न आया कि नहीं, इसमें न आता ही। आगे देखिएगा मनादर, क्या न आदर, अनादि, आदि रहित, अनाथ, क्या नाथ ही नहीं, नहीं आया ना। उसके बाद दिया है अस्थिर, न स्थिर, असंभव, न संभव, नश्वर, न न नश्वर। आगे दिया अनदेखी, आगे दिया अनहोनी, उसके बाद दिया अज्ञात, जो ज्ञात ना हो। न आया है कि नहीं इसमें, नहीं आया है कि नहीं। और यहाँ पे हमें दिखाई देता है कि जो पूर्व पद है उसमें क्या आता है, सब जगह आया है कि नहीं। तो ये कौन सा समास होगा, तत्पुरुष का कौन सा, समझ में आया? नेत्र, नेत्र, नेत्र तत्पुरुष। आंखों में इतना न दिखाई देता है, आंखों में हमारे नैनों में इसमें सामने ही न, मतलब कोई चीज निगेटिव है, क्या है, यहाँ पर सब जगह न आया है ना, न नहीं मतलब सब निषेध है। क्या है, निषेध है, सब कमी है, सब अभाव है। इसमें किस चीज का अभाव है, न धीर, धीर उसके अंदर नहीं है, योग्यता नहीं है, सत्य नहीं है, आधार नहीं है, रहित, उसके बाद दिया है इसका कोई नाथ, स्थिर, मतलब यहां पर सब निगेटिव, कमी है। क्या है, समझ में आया, पक्का, कोई समस्या। ये हमारा हमने दूसरा समास पढ़ा जिसका नाम था तत्पुरुष। तत्पुरुष के हमने कितने देखे बेटा, 7 प्रकार, जो हमारे कारक पर आधारित है। किस पर, कारक पर। समझ में आया, पक्का, कोई डाउट है, आगे चलें। आगे देखिएगा, अब हम आगे चलेंगे, आगे जो हमारा समास है उसको जानने की कोशिश करेंगे। हमारा पेज नंबर 33 था, अभी 73 था, 74 देखते हैं हम। 74 क्या आया है, 74 है, दूसरा टॉपिक है ना ये हमारा, द्विगु है ना, द्विगु समास। कौन सा समास, कौन सा समास पढ़ना हमको, अभी तक हम लोगों ने 2 पढ़ा, पहला अव्ययभावी, दूसरा तत्पुरुष, अब तीसरा द्विगु समास। कौन सा समास, द्विगु समास। अब द्विगु समास का क्या होता है बेटा, द्विगु समास में जो होता है क्या, जिसके पूर्व में, क्या पूर्व में, किसमें, ये पूर्व पद होता है, पहला वाला पद जो होता है वो क्या होता है, पूर्व पद। इसमें क्या होती है, जिसके पूर्व पद में संख्यावाचक, क्या 2 4 10 अष्ट नष्ट ऐसा आता है ना, देखिए दिया होता है, उसे द्विगु कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विगु। क्या कहते हैं, द्विगु को पहचानने का सबसे आसान तरीका होता है कि इसके पूर्व समास में पहले पहले ही शुरू में ही क्या आती है, संख्या। क्या आती है, संख्यावाचक। क्या, अब देखिएगा आपको यहां पर दिया गया है कि नहीं, क्या दिया है, देखिए पंचवटी, इसमें समूह होता है। क्या होता है,
5 वटों का समाहार। क्या? समाहार का मतलब होता है समूह। समाहार का मतलब होता है, देखिएगा, 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार, 9 रत्नों का समूह। उसके बाद दिया है त्रिफला, 3 फलों का। समझ में आया? ये जो द्विगु समास होता है ना बेटा, इसमें आपको पूर्व पद में संख्यावाचक शब्द दिखाई देता है और ये एक समूह होता है। क्या होता है? समूह होता है। जैसे चौराहा, समझ में आया? अष्टांग, 8 अंगों का। समझ में आया? चतुर्भुज, बराबर, त्रिकोण। समझ, बराबर है? समझ में आ रहा है आपको? समझ रहा है ना? हाँ, क्या दिया गया है? जिसके पूर्व पद हमने देखे, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पंचवटी, 5 वटों का समाहार, 9 रत्न, 9 रत्नों का समाहार, त्रिफला, 3 फलों का समाहार। उसके बाद हम देखते हैं, फिर से आगे दिया है त्रिभुवन, 3 भवनों का समाहार, त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार, सतसई, 700 का समाहार, षडरस, क्या? 60 रसों का समाहार, नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार, चवन्नी, 4 आनों का समाहार। उसके बाद यह त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार, दिगु, 2 गुणों का समाहार। दिगु मतलब 2 गुणों का समाहार, पंजाब, 5 आंबों का समूह, दोराहा, 2 राहों का समाहार, तिरंगा, 3 रंगों का समाहार, चौमासा, क्या बोलते हैं? 4 मासों का। उसके बाद दिया है पंचतंत्र, दिया है क्या? पंचतंत्र, क्या? 5 तंत्रों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समाहार, दोपहर, 2 पहरों का समाहार। उसके बाद दिया है अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। उसके बाद दिया है, क्या दिया है? अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। फिर क्या दिया है? षडरस, 6 रसों का नवनिधि का समाहार, अष्टनिधि, 8 निधियों का। उसके बाद दिया सप्ताह, 7 दिनों का समाहार, शताब्दी, 7 अब्दों का, हाँ, 100 सालों का या 100 शतकों का। समझ में? 100 शतों का मतलब 100 अंकों का दिया ना। शत मतलब क्या होता है? 100। शत मतलब 100। शत अब्दों का समूह। समझ गए? पक्का? जहां पर आप लोगों को पहला पद, पूर्व पद, क्या होगा? संख्या। तो समझ लेने का वो कौन सा समास है? द्विगु समास। पक्का? उसके बाद हमारा तीसरा आता है, कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास। क्या? देखिएगा, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान हो, ना पहला है ना दूसरा है, ना पूर्व ना उत्तर, दोनों प्रधान, इन दोनों को मिलकर तीसरा आ जावे, तीसरा नाम और उसकी विशेषता पता चले, है कि नहीं? तो वो होता है बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? देखिए, दिया गया है, जिस समास में न पूर्व पद प्रधान होता है ना उत्तर पद, बल्कि समस्त पद, दोनों पद किसी अन्य पद की विशेषता होती है, तीसरे का नाम आता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास। उदाहरण, पीतांबर, समस्त पद को ले, इसका विग्रह हुआ पीत अंबर, पीला है कपड़ा जिसका। पीला कपड़ा, वस्त्र कौन धारण करते हैं? तो तीसरे का नाम आया ना, पीला कपड़ा धारण करने वाले मतलब कौन? और ज्यादातर बहुव्रीहि में देवी देवताओं के ही नाम। तीसरे व्यक्ति की विशेषता बताई
तीसरे व्यक्ति की खासियत दर्शाई जाती है बहुव्रीहि में। किसमें? देखिए दिया गया है यहाँ न पीत प्रधान है न अंबर है क्या, बल्कि पीले कपड़े पहनने वाला कृष्ण प्रधान है। अतः यह बहुव्रीहि समास। कुछ अन्य उदाहरण हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा। देखिए आपके यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आपके बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा त्रिलोचन। तीन है लोचन, लोचन मतलब आंखें, नेत्र। वो कौन है? तीसरा नाम आ रहा है ना, प्रभु का, ईश्वर का नाम आ रहा है ना। उसके बाद दिया है चतुर्भुज। कभी कभी चतुर्भुज को आप ऐसे भी लिख सकते, चार भुजाओं का कोण, तो वो किसमें आएगा? चार भुजाओं का कोण वो किसमें आएगा? अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा? द्विगु, क्योंकि उसमें क्या संख्या अंक है ना, ऐसा लिखेंगे चार भुजाओं का समूह, समाहार, चार भुजाओं का समाहार, तो वो क्या होगा? कौन सा समास होगा? द्विगु समास। कौन सा? यहां पर दिया चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी, तो किसकी है? विष्णु जी। कौन? उसके बाद दिया है चक्रधर, चक्र धारण करने कृष्ण ही है ना। उसके बाद दिया है पीतांबर, पीत है वस्त्र जिसका, कृष्ण। पतिव्रता, पति है व्रत जिसका, कोई भी साध्वी स्त्री। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे क्या दिया है देखिएगा, चक्र पाणी, चक्र है पाणी जिसके, विष्णु। बराबर। उसके बाद दिया है तपोधन, तप ही है धन जिसका, तपस्वी। तप ही है धन जिसका, तपस्वी। कौन? आगे क्या दिया है देखिएगा। उसके बाद नीलकंठ, क्या? नीला है कंठ जिसका, समझ में आया? नीला है कंठ जिसका, क्योंकि उन्होंने विष पिया था इसलिए उनका कंठ। आगे देखिएगा सुमुखी, सुंदर है मुख जिसका, तो सुंदर मुख किसका होता है? श्री का होता है। चंद्रमुखी, चंद्र के समान है मुख जिसका, स्त्री। बराबर है। दशानन, दशमुख, 10 है मुख जिसके, रावण। दशमुख उसके ये ना। इसके बाद दिया है उदार हृदय, उदार है हृदय जिसका, पुरुष, महापुरुष, महात्मा, कर्ण है कि नहीं। बारासिंगा, 12 सिंह है जिसके, कौन है वो? बारासिंगा। गजानन, गज के समान आनन, गणेश। गजानन मतलब सूंड, गज का सर है ना उनका, गजानन। आगे देखेगा। उसके बाद दिया है गिरिधर, पर्वत को जिसने धारण किया है, गिरी को धारण करने वाला। गिरी मतलब पर्वत, पर्वत को किसने उठाया था? दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहु जिसके, विष्णु, जिनकी बाहों में बहुत। निशाचर, निशा, रात के समय कौन घूमता है? निशाचर मतलब निशा, निशा में चलता है जो, रात को चलता है जो, घूमता है, वो कौन? उसके बाद तीव्र बुद्धि, तीव्र है बुद्धि जिसकी, विद्वान, ज्ञानी, महापुरुष, बुद्ध है। आगे देखिएगा मृग नयनी, मृग के समान है नयन स्त्री। मृग नयनी ना, तो क्या है? मृग के समान नयन है। उसके बाद दिया है दूध मुहा, मुंह में दूध है जिसके, वो कौन है? छोटा बालक, जो दूध पीता बच्चा, उसको हम बोलते ना। उसके बाद दिया है महात्मा, महान आत्मा जिसकी, तो कौन है वो? महात्मा। हाँ। नकटा, नाक कटा है जिसका, है कि नहीं। हाँ, शूर्पणखा का नाक कटा है ना, पक्का। उसके बाद दिया है जितेंद्रिय, जीत लिया है इंद्रियों को जिसने, ऋषि। ऋषि लोग की इंद्रियों को जीतते ना,
वही लोग अपनी सारी इंद्रियां वश में करते, तभी तो सन्यासी है ना। तो तीसरे का नाम है ना ऋषि, सन्यासी, संत। आगे देखिएगा, पतझड़, झड़ जाते हैं पत्ते जिसमें, ऋतु, पतझड़ का ऋतु है ना। उसके बाद देखिए कन फटा, कान है जिसका फटा, क्या है, फकीर, क्या फकीर, वो कुछ सुनता ही नहीं है ना बेटा, मोह माया लालच घमंड अच्छाई बुराई। फकीर, फकीर मतलब कौन, जस्ट खाली वो किसी का कुछ सुनता है क्या, इसलिए उसका क्या है, उसके कान ही फटे। हाँ, उसको तुम लाख बोलोगे अरे ऐसा मत कर, लेकिन उसको जो लगेगा वही करता है। क्या नहीं, जो फकीर, फकीर का मतलब होता है जो मन से मौजी, मन मौजी बोलते ना। हाँ, आगे देखिएगा, उसके दिया है अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, मूर्ख, बुद्धि नहीं है ना। उसके बाद दिया है क्या, चतुर्मुख, चतुरानन, चार है मुख जिसके, ब्रह्मा, चार मुंडी है ना उनको। उसके बाद त्रिवेणी, क्या, तीन नदियों का संगम स्थल, प्रयागराज, प्रयागराज कहाँ है, इलाहाबाद। समझ में आया, जहां पर हम लोगों को तीसरे की विशेषता बताई जाती है, जहां पहला भी महत्व नहीं होता और आता है तीसरा व्यक्ति और उसके विशेषता को, तो वो होता है क्या बेटा, समझ में आया। इसके बाद हम चलेंगे आगे, क्या, कर्मधारी और बहुव्रीहि में अंतर, कर्मधारी और बहुव्रीहि में, अब देखिएगा क्या अंतर है। कर्मधारी तत्पुरुष, ध्यान दो यहां पे, कर्मधारी तत्पुरुष समास में दूसरे पद प्रधान होता है, क्या होता है, कर्मधारी में क्या होता है, दूसरा पद, क्या, यहां पर आत्मा है ना, यहां पर दूसरा पद प्रधान होता है। देखिएगा, कर्मधारी समास में दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में दोनों पद से कोई भी प्रधान, बहुव्रीहि में कोई भी प्रधान, लेकिन कर्मधारी में दूसरा प्रधान। देखिए दिया है कुछ अन्य उदाहरण, महात्मा, अब देखिए कर्म, महान जो आत्मा, कर्मधारी, महान है आत्मा जिसकी, महान जो आत्मा, कर्मधारी, महान है आत्मा जिसकी, बहुव्रीहि। कमल नयन, कमल जैसे नयन, कर्मधारी, और कमल जैसे नयनों वाला, कृष्ण, बराबर है ना। उसके बाद दिया है कुमति, कुस्तित जो मति, कर्मधारी, कुसित मति है जिसकी, समझना। हाँ, कर्मधारी और बहुव्रीहि, कर्मधारी में क्या होता है बेटा, दूसरा पद महत्व होता है, और बहुव्रीहि में दोनों महत्वपूर्ण, और तीसरे किसी और का नाम, समझ गए, पक्का। इसके बाद हमारा कौन सा आता है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व का नाम सुनते ही हमें समझ में आता है विरुद्धार्थी, द्वंद्व मतलब विरुद्धार्थी, अपोजिट, विरुद्धार्थी, पति पत्नी, सुबह शाम, सच झूठ, खरा खोटा, बोलते ना हम, बराबर है, माँ बाप, समझ में आया। देखिए द्वंद्व समास, कौन सा समास, द्वंद्व समास को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, जहां हमें विरोधी दिखाई दे, द्वंद्व दिखाई दे। देखिए जिस समास में दोनों पद समान हो, क्या हो, वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व में दो शब्दों का मेल होता है, समास होने पर दोनों को मिलाने वाले और या अन्य समुच्चयबोधक अवयव का लोप हो जाता है। समुच्चयबोधक में क्या आता है, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अथवा, क्योंकि, आता है ना। यहां पर द्वंद्व में भी यही आता है, और, तथा, किंतु, परंतु, लेकिन। आप देखिएगा देश विदेश, विरुद्धार्थी ना, देश विदेश, समझ में आया। और सबसे आसान तरीका क्या है, इसके अंदर क्या होता है बेटा, हाइफन,
इसे अंग्रेजी में कहते हैं हाइफन। हाइफन चिन्ह, कौन सा चिन्ह? योजक चिन्ह। क्या? इस तरह योजक चिन्ह है, समझ लो कि वो क्या है। समझ में आ रहा है? आगे देखिएगा क्या कहा गया है, देश विदेश दोनों सेम दिखने में, लेकिन दोनों माँ बाप, स्त्री पुरुष, माता पिता, रात दिन, दाल रोटी। समझ में आया? विरुद्धार्थी होते हैं। यहां पर भी देखिए, पाप पुण्य, पाप और गंगा यमुना, सुख दुख, अन्य जल, धन और मानी, रुपए पैसे, रुपए और पैसे, घी शक्कर, घी और आटा दाल, आटा और दाल, लोटा डोरी, दाल भात, दाल और भात, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, जन्म मरण, जन्म और मरण, बड़ा छोटा बड़ा, यश अपयश, यश अपयश। यहां पर दिया उल्टा सीधा, उल्टा और अपना पराया, अपना और पराया, जलवायु। समझ में आ रहा है? ये सब किसके हैं? द्वंद्व। क्या? द्वंद्व का मतलब होता है विरुद्धार्थी। इसे पहचानने का है कि इसमें पूर्व और उत्तर पद के बीच में योजक चिन्ह है और ये हमेशा एक दूसरे के, देखिए दिया गया है। अब आप देखते हैं क्या दिया है, जलवायु, भूखा प्यासा, भूखा और राम लक्ष्मण, राम और लव और कुश, खट्टा मीठा, आशा निराशा, आशा और हरा भरा, हरा और भरा, है ना, नर्म नर्म। समझ में आ रहा है? पक्का? आगे दिया है प्यारा प्यारा, प्यारा और प्यारा, मीठा मीठा, मीठा अधिक, दूध दही। समझ में आया? जहां विरुद्धार्थी होगा वहां पर क्या होगा आपको, देखिए उसके बाद क्या दिया है, हानि, अमीर गरीब, अमीर और हानि लाभ, तन मन, अन्य जल, भला बुरा, नर नारी, दो चार। इस प्रकार समास के जितने हमारे प्रकार है वो यहां पर समाप्त होते। हमने समास का मतलब होता है समस्त पद, समस्त शब्द, जिसका विग्रह करके दो अलग अलग पदों को विभाजित किया और दोनों का अपना एक अर्थ होता है। जब मिल जाते तो एक और अर्थ तैयार, उसे कहते हैं समासिक शब्द। क्या? पहले हमने पढ़ा अव्यभावी समास, दूसरा हमने तत्पुरुष पढ़ा। तत्पुरुष पे हमने सारे कारक पर आधारित जितने थे 7 8 वो हमने पढ़े। उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु, बराबर है। उसके बाद हमने पढ़ा बहुवीय और उसके बाद हमने पढ़ा द्वंद्व समास और बहुवीय में हमने कर्म भी देखा, बराबर है। ऐसे हमारे जो समास है उसके पहचानने और उसके एग्जाम्पल आपके सामने मैंने बताए हैं। इन्हीं में से आपको कल के पेपर में उदाहरण और आप उसे लिखेंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद। समझ गए? पक्का? कोई आपत्ति है? ठीक है, तो यहां हमारा समास खत्म होता है।